डॉक्टर साहब के इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम। आपका इस्तकबाल है डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन का चौथे एपिसोड पर। आज कुछ दो नई चीज़ें साथ लेकर आया हूँ आपके। नंबर एक तो यह है कि मुझे तारीख़ें मुकर्रर करनी है कि आप किन किन दिनों में इस चैनल को देख पाएंगे, और मैंने वादा किया है कि हफ्ते में 2 बार हम ये चैनल को देंगे। अब एक तो पीर का दिन होगा, दूसरा जुमेरात के दिन दोपहर के 2 बजे के आसपास ये चैनल एयर पे चला जाएगा। वो आप चाहे तो देख सकते हैं। याद रखिए, पीर और जुमेरात, ये 2 दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। ये चौथा एपिसोड है जिसमें आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज मुझे कुछ लोगों ने मजबूर किया है, बल्कि कहने पर, हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, फिर भी मजबूर किया है कि ये जो हैंड सैनिटाइज़र है, इस हैंड सैनिटाइज़र को के इस्तेमाल से क्या मस्जिद में दाखिला लिया जा सकता है या नहीं। क्या हम घर में वज़ू करने के बाद इस सैनिटाइज़र को इस्तेमाल के बाद क्या वही पाकी सफाई के साथ मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं या नहीं। तो ये एक मज़हबी सवाल है जिसमें मुझे दखल देना ज़रूरी नहीं है, जिसमें दखल दे भी नहीं सकता मैं, क्योंकि मैं आलिम नहीं हूँ। आलिम तो वो लोग होते हैं जिन्होंने 7-8 साल पूरी तरह से इल्म दीन को हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहरकैफ अब मुझे जो है साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करना है कि ये सैनिटाइज़र दरअसल होता क्या है। सैनिटाइज़र ये उस चीज़ को कहते हैं जो बिल्कुल अच्छी तरह से हाथों को धोने के बराबर कर देता है, बिल्कुल धोने के बराबर। जैसे कि अभी साबुन से आप 2-3 बार धो करके जैसे हाथ साफ़ आपके हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सैनिटाइज़ करने के बाद भी आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। क्योंकि इसमें अल्कोहल शामिल है, एथेनॉल शामिल है, आइसोप्रोपेनॉल, ये 3-4 चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से बराबर मिले हुए, उसके बाद कुछ एलोवेरा जेल इसमें रहता है, अब कुछ और चीज़ें जिसमें थोड़ी सी खुशबू मिली रहती है। अब आपका सवाल ये है कि इसके अंदर चूँकि अल्कोहल है, क्या हम इसको इस्तेमाल के बाद इसमें मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। दरअसल अल्कोहल किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन उसकी लाइफ बिल्कुल चंद सेकंडों की मोहताज होती है। जैसे कि आपने ये हैंड सैनिटाइज़र में देखा, वो क्या करता है कि अच्छी तरह से आपका हाथ साफ़ करके बिल्कुल वायरस से दूर, जरासीम से दूर करके वो खुद उड़ जाता है, वो खुद इवापोरेट हो जाता है, उसका वजूद हमारे हाथों पे नहीं रहता, वो ख़त्म हो गया बिल्कुल। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि एक मज़दूर है जो आकर के आपके घर का काम करता है, टूटे हुए नल को रिपेयर करता है। शायद वो आदमी आपका नापसंदीदा हो, आपको आपके कौमियत का नहीं हो, आपकी जिनसियत का नहीं हो, वो आके काम करके वो चला जाता है। जैसे कि कोई इमारत बनाई जाती है, मज़दूर आके बनाते हैं, अब कुछ वक्फे के बाद वो लोग चले जाते, अब घर को आपको मिल जाता है। हमें वो नहीं देखना है कि अल्कोहल ने क्या काम किया, उस पर देखना है। ये सारे जरासीम को ख़त्म करता, सारे वायरस को ख़त्म करके ये खुद जब उड़ जाता है, जब एवापोरेट होता है, तो हमारे पास सवाल ही पैदा नहीं होता कि अल्कोहल है कहाँ हमारे पास। बस उसके असरात रह गए, उससे जो काम हुआ, उससे जो फ़ायदा हुआ वो रह जाता है। तो इस लिहाज से जो है साइंटिफिक अंदाज से ये कोई बुरी बात तो है नहीं, इससे जो है हमें फ़ायदा ही पहुंचता है। लिहाजा ऐसा मेरा ख्याल है कि मस्जिद में दाखिला बड़ी आसानी से किया जा सकता है। फिर भी उलमा जो है इस चीज़ के माहिर हैं, वो अगर चाहते हैं, वो अगर कहते हैं कि वो इल्मियत की, मजहबी इल्मियत की गहराई में पहुँच करके ठीक है तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। उनकी बात सुनिएगा। मैंने साइंटिफिक अंदाज में आपको बता दिया कि ये जो सैनिटाइज़र है वो क्या करता है, तो अब बात आपकी समझ में आ गई होगी। लिहाजा ज़्यादा मैं इसमें पढ़ करके अब किसी भी किस्म के झगड़े में या किसी किस्म के गैर इरादी तौर पर मैं आना नहीं चाहता। मेरा वजूद ही बिल्कुल अलग किस्म का है। मुझे इल्मियत हासिल है तो सिर्फ तिब के मैदान में, दूसरी चीज़ में नहीं है। आज का मौजू है कि हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात करेंगे, यानी फ़ेल हाजिमा। फ़ेल हाजिमा एक दरअसल होता क्या है, क्या करते हैं इसके अंदर, ये इस तरह से हम लोग जो है पूरे इत्मीनान के साथ घर में बैठते हैं, सबके साथ बैठ कर के खाना खाते हैं हम लोग, ये जाने बिना
कि इसके खाने का हश्र क्या होता है, ये जाने बिना कि खाना अंदर किन किन कैफियतों से गुजर कर बाहर निकलता है। ये जो है फ़ेल हाजिमा उसको कहते हैं, जिसमें कि खाते हैं खाना तो हज़म होकर ताकत हमें हमारे जिस्म को किस तरह से पहुंचाता है। मालूम हो कि इंसान एक दिन में, एक एवरेज आदमी 2.7 kgs ऑफ फूड खाता है। वो सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम का खाना तीनों मिला करके देखें तो 2.7 kgs का खाना खा लेता है वो, ख़त्म कर लेता है वो। अब जैसे ही मुंह में डाल के खाता है, निगला और इंसान के जिस्म से में पहुंच गया वो, और हमारे जहन से हट गया कि हमने खाना खाया, डकार लिया, हाथ धोया, फिर बाहर निकल गए। उसके बाद क्या होता है किसी को नहीं मालूम। दरअसल ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का मामला है। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें जो है मुंह, हलक, एसाफिगस, मैदा, आंतें, बड़ी आंतें, छोटी आंतें और से होता हुआ हज़म होता हुआ बाहर निकलता है। इसको हम लोग मेजर तौर पर, आम तौर पर इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जबकि इस डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर का भी कुछ काम है, पैंक्रियास का कुछ काम है, बाइल जूस का कुछ काम है, और जो मैदा है उसकी लाइनिंग क्या करती है, तमाम मिल करके इसको डाइजेस्टिव सिस्टम करके कहा जाता है। अब गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, बड़ी इंटेस्टाइन, छोटी इंटेस्टाइन सब है। अब एक चौंका देने वाली बात यह है कि आप लोग जो है जब खाना लेकर के आप चापते हैं दरमियान में, इस तरह से हम चापेंगे तो खाने की शक्ल बिगड़ जाती है। कभी कभी रोटी जो है एकदम सख्त रहती है, सख्त यानी सूखी रहती है, उसको चापते जाएं तो क्या होगा कि वो उसकी शक्ल जो है पिघल कर, घट कर, पिस कर पानी जैसी हो जाती है। यानी वो एक गला हुआ एक तोदे की शक्ल बन जाती है, तब वो निगला जाता है। सारी रोटी हम लोग नहीं खा सकते। तो क्या हुआ कि हमारे दांतों के करीब में सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो सलेवा जो निकलता है वो उसको ग्रीस का काम करता है, चापने को। जिस तरह चापेंगे हम लोग तो ग्रीस का काम करके उसको एक तोदे की शक्ल में ये शामिल करके भेजता है। और शायद आप नहीं जानते, सुबह से शाम तक हम जितना खाना खाते हैं उतने खाने के लिए हमारे सलेवरी ग्लैंड्स 1.5 लीटर्स ऑफ सलेवा प्रोड्यूस करते हैं। 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर का सलेवा हमारे मुंह से निकलता है, जो खाने को चबाते हुए सख्त खाने को पतला बना करके उसे एक गोले की शक्ल बना करके अंदर ढकलते हैं ये। अब ये जो नाली है जो जिसमें से खाना गुजरता है वो एक पाइप है, इसे ईसाफिगस कहते हैं, ईसाफिगस। अब वो जो है वो एक नाली होती है, वो जो पाइप की तरह नहीं होती है बल्कि चपटी होती है, बिल्कुल चपटी। उसमें से खाना डालो तो नहीं उतरता नहीं वो, जैसे ऐसे पाइप के सर का है तो उस पर खाना डालो तो यहाँ से निकल सकता है, वो पाइप नहीं है। वो एक तरह से कपड़े से बना हुआ पाइप जैसा आप देख सकते हैं, जैसे कि नाड़ा लगाने का जो नेफा होता है उस तरह का रहता है वो। तो उसमें से अब वो जो है खाना जो पास होता है, जैसे ही आपने निगला तो जो दो चीज़ें सामने हैं। हमारे मुंह के पास विंड पाइप है पहले, अब उसके बाद जो है ईसाफिगस है। तो एक एपिग्लोटिस यूँ आता है, विंड पाइप को क्लोज करता है तो खाना वहाँ से ऊपर से ब्रिज में से पास होकर नीचे उतरता है। तो एकदम धप से खाना नहीं गिरता उसमें, लेकिन वो क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से यूँ करते हुए उसको खाने को ले जाकर नीचे के वो स्फिंक्टर से लेकर के मैदे में दाखिल कर देता वो। तो मैदे में जो है वो खाना और दूसरी तमाम रतूबतें जैसे कि एसिड्स हैं, जूसेस है, डाइजेस्टिव जूसेस है, वो काइम ये क्या कहते हैं वो बाइल जूस है, तमाम जूस तो सब पूरा मिल करके उसके अंदर गुडमिट होकर के जो है वो खाना जो है वो जो टूटा हुआ खाना, पिघला हुआ खाना वो पूरा अंदर चले जाता है। और उसमें जो है मैदे में से एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं। एंजाइम्स यानी खाना को हज़म करने का एक सहारा होता है वो, तो वो जो है उसके अंदर जाता है ये। अब उसके बाद 2 घंटों तक वो अंदर इस तरह से मिलता जुलता सब कुछ होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरता है वो। तो नीचे उतरते हुए फिर वहाँ से जो है वो मैदे से निकल करके छोटी आंत में पहुँचता है। छोटी आंत में पहुँचने के बाद अब शायद आप नहीं जानते, मुझे कहते हुए ताज्जुब है, ये है हकीकत ये कि मुँह पहला एंड हमारा और जो खारिज होने की जगह आखिरी एंड है का फासिला तकरीबन 27 फीट का है, याद रखिए 27 फीट्स। तो ये खाना वहाँ से निकलकर होता हुआ 32 फीट वाली छोटी आंत में पहुँचता हुआ।
छोटी आंत में पहुंचने के बाद एक एक इंच से होता हुआ यूं 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 सब मुड़ते हुए तो तोड़े से जाते हुए उसमें चला जाता है। तो वहाँ जो है और खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट सेपरेट होता है, शुगर सेपरेट होता है और तमाम चीज़ें ताकत की जितनी भी चीज़ें होती है और ग्लिसरॉल वो सेपरेट हो जाता। तो इस तरह से जो है तमाम इंटेस्टाइन में सब चीज़ें सब बिल्कुल अलग अलग होकर के वहाँ से खून में जो चीज़ भेजना खून को चले जाते, उस तरफ क्या भेजना वो चले आते। सब कुछ होने के बाद होते होते 23 फीट से गुजरता बड़ी आंत के पास आके पहुँचता। वो जब बड़ी आंत के पास पहुँचता है तो पहुँचने के बाद वहाँ से जो है इसमें कुछ वेस्ट मटेरियल भी होता है, याद रखिए आप। वो वेस्ट मटेरियल को ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन सेग्रीगेट करती है। सेग्रीगेट का मतलब उसको टोटली सेपरेट करती है। उसमें जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है ऑल थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड टू दी ह्यूमन बॉडी विच विल गो टू दी ब्लड विच विल गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से सब कुछ सेपरेट करके अलग अलग चीज़ें क्या हो करके वेस्ट मटेरियल जो है वो करीब छोटी आंत के करीब पहुंच जाता। छोटी आंत करीब के ख़त्म होने के बाद जैसे ही ख़त्म होती तो वो बड़ी आंत को लगी हुई रहती है। वो जिसके कोने में एक अपेंडिक्स भी होती है, तो खैर वो उसमें से होती हुई जाके वहाँ जाती है। ये वो जगह है बड़ी आंत जहाँ से वेस्ट मटेरियल पूरा निकल करके वहाँ से बदबू पड़ना होने शुरू हो जाती, क्योंकि वहाँ पे सड़ा हुआ मादा पहुँचता वहाँ तक। अब इसके लिए आपको 30 से 40 घंटों का ऐसा होता है वहाँ से लेकर के वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इन 30-40 घंटों में सब कुछ ग़िज़ाइयत जितनी भी होती है, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ये वो तमाम प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सब की चीज़ें सब बिल्कुल अलग होकर के टोटल वेस्ट मटेरियल उसके अंदर लास्ट में पहुंच जाता। वो जब वो वहाँ पहुंचता है तो वहाँ पहुंचने के बाद आपको क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वहाँ से उसका भी कुछ काम यह है कि उसमें जो कुछ भी वेस्ट में बचा हुआ है वो भी जो है बड़ी आंत चूसने लग जाती है उसमें से। बिल्कुल ऐसे हम लोग जो है अपना कचरा वगैरह हम लोग बाहर फेंक देते, तो ये रद्दी वाले बचलड़के आकर के उसमें से भी काम की चीज़ें निकाल के जैसे निकाल लेते हैं, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, कुछ ये है कोई है, वो जो उनके काम की चीज़ होती है। तो इस तरह से हमारी बड़ी आंत भी जो है उसमें से जो कुछ भी मुमकिन है वो तमाम चीज़ें लेकर के उसके भी ये लेके इस्तेमाल में लेके आ जाती है। अब वो होते हुए लास्ट एंड को आता है जिसे कोलन कहते हैं, यानी वो खारिज होने की जगह से ऊपर 5-6 इंच तक के हिस्से को कोलन कहते हैं। तो ये कोलन में भी क्या आदत है कि जितना भी पानी बचा हुआ है उस पानी को भी वो चूस लेती है कोलन वाला, क्योंकि उस पानी में भी कुछ ना कुछ फ़ायदे की चीज़ रहती है, तो लिहाजा वो भी चूस लेती है। तो ये वो जगह है जहाँ पर ये तमाम फेंकने वाली चीज़ें आकर के सख्त हो जाती हैं। बड़ी आंत में दाखिल होने तक बिल्कुल कैसे रहता है वो, बिल्कुल जैसे ग्रीस जैसा रहता है वो खाने पीने के ग़िज़ा। छोटी आंत से जब बड़ी आंत में पहुंचता है तो ग्रीस देखा होगा आपने, जो मशीनों में लगाते हैं, तो ग्रीस जैसा होता है। तो वो ग्रीस जो है आहिस्ता आहिस्ता होते जहाँ कोलन तक पहुँचती है तो सख्त हो जाता है। कभी कभी अगर हम जैसे हमें ज़रूरत नहीं महसूस होती हमको वॉशरूम को जाने के लिए, टॉयलेट को जाने के लिए, टॉयलेट की सीट पर बैठने के लिए, हम ऐसे ही रुक जाते हैं, बैठते हैं तो वो जो ये जो मादा है वो क्या होता है, बैठते चपक ये हिस्सा चौड़ा हो जाता है, नीचे का हिस्सा जो है ज़रा मोटा हो जाता। तो उसके बाद अगर आप टॉयलेट को जाते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है। वो इसीलिए कि उसका वो हिस्सा जो है ज़रा मोटा रहता है। तो जो है वहाँ कोलन में उस तरह की ये आ जाती है। तो कोलन में आने के बाद उसके बाद जब निकलता है तो बदबू जैसा मामला होता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है मामला ख़त्म होता है। बात आपको समझ में आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जब इतने मरहलों से गुजर कर इतना सब कुछ होने के बाद जब ये चीज़ बाहर निकलती है तो के लिए इतना टाइम क्यों लग जाता है, जबकि 30 से 40 घंटे लगते हैं। याद रहे, आज खाना खाए आप तो 40 घंटे के बाद वो चीज़ आती है। अक्सर लोग क्या बोलते हैं कि हमारे बच्चों में वो शिकायत है, जैसे ही खाना खाता वो टॉयलेट को चले जाता। खाना अब खाया है, 40 घंटे पहले जो खाना था वो निकालने के लिए गया है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं कि हमारे बच्चे में खाना पचता नहीं, रुकता नहीं, इसलिए
वो चला जाता है, ये गलत ख्याल है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ तक बात होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब रह जाती है हमारे पास इतना एक आसान सा सवाल है, वो क्या है कि हम लोग खाते हैं, चापते हैं, अच्छी तरह निकलते हैं और इसोफेगस अपना काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स अपना काम करती है, फिर बिग इंटेस्टाइन बड़ी आंत भी अपना काम करती है, सब कुछ होता है। तो फिर हमें खाना हजम होने में प्रॉब्लम क्या है? क्यों हमें गैस आती है? क्यों हमें हिचकियाँ लगती हैं? क्यों हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होता? अब ये तमाम चीज़ें जो हैं, एक अलग सिस्टम है जो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं आपको उस सिलसिले में बात करूँगा। लेकिन अब हमको जो है ये सोचना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। एक तरह का है जिसमें कई आज़े उसमें जमे हुए हैं। अब जितनी भी ग़िज़ाइयत हासिल होती है छोटी आंत को, वो डिवाइड करता है, डिवीज़न शुरू करके वो उसको भेजने लग जाता है। एक्चुअली क्या है कि खाना जब हज़म होकर सब कुछ गल गुल के सब कुछ बन के एब्डोमेन से बाहर पास होता है, तो उस हिस्से को जो तोड़ा, उस पर ना गोश्त की शक्ल रहती है, जो कुछ खाया उसकी कोई शक्ल रहती है, एक तरह का तोड़ा रहता है, वो उसको काइम कहते हैं, CHYM काइम कहते हैं उसको। तो काइम जब बन जाता है तो बन करके जब वहाँ पास होता है तो वहाँ से जो है चीज़ें हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो जो है जब वो चीज़ें जब खून में पहुँचती हैं, एनर्जी जब खून में पहुँचती है, तो खून को पता है कि कौन सी आर्गन को हमको वो चीज़ देनी है, कौन सी गुर्दों को क्या देना है, वो जा गुर्दों को सप्लाई कर देता। दिल को क्या देना है, वो दिल को सप्लाई कर देता है। हड्डियों को क्या होना है, वो कैल्शियम वगैरह, वो उनको सप्लाई कर देता। तो सेग्रीगेशन हो करके तमाम चीज़ें आहिस्ता 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 पूरे जो है सब में बंटवारा हो जाता, सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, सब में तकसीम हो जाता। तो तब जो है ये खाने के असल फ़ायदे मिलते हैं हमको। अब क्या है कि लोग जो है बहुत कम खाना खाते हैं मगर उनको पूरी ताकत रहती है। वो इसलिए कि अब किसी इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 3000 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, जो उसको 3 चीज़ों में डिवाइड करना पड़ता है। नाश्ते में 1000, दोपहर में 1000, फिर शाम को 1000। तो 3 में डिवाइड करना पड़ता है। तो नाश्ते में जो कुछ भी खाना खाते हैं उससे 1000 कैलोरीज मिलते हैं, तो ठीक है। अब एक आदमी है ऐसा तो जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, उसको 3000 कैलोरीज बस नहीं आते, उसको 4000 कैलोरी की ज़रूरत है। एक मज़दूर है जो सुबह से शाम तक काम करता रहता, ठोकता रहता, मारते रहता, उसको 4000 से 5000 तक कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए उसकी ग़िज़ा जो है बहुत ज़्यादा होती है, ताकि उस ग़िज़ा से ज़्यादा उसको ताकत पहुँच सके, उस ग़िज़ा से उसको जो है सब कुछ उसकी ज़रूरत पूरी हो सके। तो अब जो आदमी सिर्फ आकर के ऑफिस पे बैठता, लिखता, पढ़ता चले आता, उसको 2-2.5 हज़ार कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। ये कैलोरीज का सिस्टम जो है वो एनर्जाइज होने के बाद जो कुछ खाना खाते हैं आप, उसमें जो तकसीम हो जाता है, वहाँ सबको मिलाकर जो ताकत मिलती है उसको हम कैलोरीज कहते हैं। कैलोरी इज़ ए मेजर ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे कि तेल को नापा जाता, चावल को नापा जाता, फिर अगेन वो उसको अब वो इसको गोश्त को तोला जाता, तरकारी सब्ज़ी को भी तोली जाती। इस तरह से मेजर ऑफ दी स्ट्रेंथ, मेजर ऑफ दी इसको कैलोरीज कहते हैं वो। तो वो कैलोरीज जो है अल्लाह का करम है कि वहाँ तक पहुँच जाते हैं वो। तो इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम का सिलसिला यहाँ ख़त्म होता है। और अब दूसरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बहुत से लोग जो है मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि व्हाट्सअप में भेजते मुझे, आपका ये बहुत अच्छा हुआ, वो बहुत अच्छा हुआ। तो व्हाट्सअप भी अगर उसमें शामिल कर लिया गया तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है हमें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे देने के नहीं है, सिर्फ आपको छूना है। वो सब्सक्रिप्शन का जो बटन होता है उसको जब छू देंगे तो अल्लाह का करम हो जाता। तो इस तरह से आप जो है उस बात का ख्याल रख करके आप करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा चैनल काफ़ी दिन तक चलता रहेगा। अब दूसरी बात, अब यहाँ क्या है कि मैं चाहूँ तो आपको फिगर्स पे बता सकता हूँ। मेरे पास काफ़ी फिगर्स पड़े हैं, बता करके ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। तो आपका ध्यान उन फिगर्स पे चला जाएगा तो मैं जो आपको बिल्कुल कहानी की तरह समझा रहा हूँ उसका असर शायद नहीं पड़े। तो लिहाजा अब इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नक्शे बता करके, फिगर्स बता करके आपको एक्सप्लेन करूँ तो दैट आल्सो आई कैन डू इट, दिस नो प्रॉब्लम एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन अब आपको जो है देखना है। तो अगली बार ये तमाम प्रॉब्लम्स को करने से पहले मुझे ये भी बताना है कि आजकल के नौजवान बच्चे जंक फूड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जंक फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जंक फूड और रेगुलर फूड में का डिफरेंस क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ता, ये तमाम देखना है मुझे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत सी चीज़ों को मैं आपके सामने ला सकता हूँ। मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम चीज़ें लेंगे। अगली बार का क्या है कि अगली बार
ये जो गैस के जो प्रॉब्लम्स हैं, पेट का ब्लॉट हो जाना, पेट का फूक जाना, डकारें आना, छाती में जलन, डकार के साथ तेज़ तेज़ाबी आ जाना, ये तमाम चीज़ें इनको क्या कहते हैं, तो वो हमारा नेक्स्ट एपिसोड में कहा जाएगा। ठीक है, बस यहाँ मैं आपको कंक्लूड करूँगा। अल्लाह का करम है कि हमारा चैनल आगे बढ़ता जा रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप लोग भी पसंद कर रहे हैं। इसे देखते रहिए, पसंद करते रहिए। इंशाल्लाह मैंने कहा आपको कि पीर और जुमेरात ये दोनों को याद रखिए आप, ये दोपहर के बाद से मिल जाएंगे ये। ओके, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।